ये है हॉरर स्टोरीज चैनल और आप देख रहे हैं हैदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 23वीं किस्त का पहला हिस्सा। बिजली चमकी, बादल गरजा और बारिश तेज हो गई। अंबर नागमारिया और थांग ने एक गुंजान दरख्त के नीचे पनाह ले रखी थी। मूसलाधार बारिश में दरख्त की घनी छांव में से पानी टपकने लगा। सफर में इतनी खौफनाक बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी थी। चीनी लड़की थांग तो सहम गई। उसे कभी इस किस्म के तूफान से पाला नहीं पड़ा था। मारिया भी बिजली की गरज के साथ कांप उठी। आखिर वो एक लड़की थी और लड़की का दिल बड़ा मासूम होता है। अंबर और नाग बड़े सुकून से बैठे थे। उनके घोड़े भी बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ कान खड़े कर देते। नाग का ख्याल था कि उन्हें इतने तूफान में दरख्त के नीचे पनाह नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि आमतौर पर बिजली उन पर ज़रूर गिर जाएगी। मारिया और थांग ने भी ऐसे तूफान में बाहर निकलने की मुखालफत की। चुनाचे अंबर को खामोश हो जाना पड़ा। अब वो इसी जगह खड़े बारिश में भीगते तूफान के थमने का इंतज़ार करते रहे। खुदा खुदा करके बारिश रुकी, तूफान का जोर खत्म हुआ। बादलों ने गरजना बंद किया और वो घोड़ों पर सवार होकर दरख्त में से बाहर निकले। बारिश के बाद मौसम बहुत सर्द हो गया था। ठंडी तेज हवाएं चलने लगी थी। अगरचे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे। सर्दी की वजह से उन्होंने तेज तेज चलकर सफर करना शुरू कर दिया। सर्दी में घोड़े भी खूब गर्म होकर भाग रहे थे। उन्हें आसानी ये थी कि रास्ता मैदानी था। अगरचे कहीं कहीं जमीन ऊंची नीची थी, मगर उनकी ढलानें लंबी थी। बारिश के बाद जमीन पर कीचड़ नहीं हुआ था, क्योंकि जमीन सख्त थी। कहीं कहीं मट्टी की जगह रेत बिखरी हुई थी, जो बारिश के तूफान के बाद बैठ गई थी। दिन ढलने तक ये चारों मुसाफिर सफर करते रहे। शाम के वक्त जाकर घास का ऊंचा नीचा मैदान खत्म हो गया और एक बार फिर छोटी छोटी पहाड़ियां और ऊंचे नीचे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला आगे चलकर पहाड़ों की एक दीवार तक चला गया, जो मगरिब से मशरिक तक फैली हुई थी। चीनी लड़की थांग ने बताया कि उन पहाड़ों के ऊपर दीवारें चीन है। नाग ने पूछा, मैंने दीवारें चीन के बारे में कहीं सुना है कि वो बहुत लंबी है। थांग ने कहा, हाँ नाग भाई, वो मगरिब की तरफ चीन की एक सरहद तक चली गई है। अंबर कहने लगा, इस दीवार को बने 1000 बरस से ज्यादा नहीं हुआ। ये मेरे सामने बनी थी और उस वक्त। अंबर बोलते बोलते एकदम रुक गया। वो बेख्याली में अपना खास राज बयान कर गया था। नाग और मारिया और थांग उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगे। अंबर ने मुस्कुराकर फौरन बात बदल दी और बोला, मेरा मतलब है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि इस दीवार को बने 1000 बरस हो गए हैं और ये होंगे चू बादशाह के अहद में तामीर हुई थी। मारिया ने पूछा, इतनी लंबी दीवार बनाने का क्या फ़ायदा था? चीनी लड़की ने कहा, चीन की मगरबी सरहद बहुत लंबी है और वहाँ पर हर तरफ छोटी मोटी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। उस तरफ से अक्सर बादशाह अपनी फ़ौज लेकर चीन पर चढ़ाई करते रहते हैं। चुनाचे चीन के बादशाह होंग चू ने सोचा कि क्यों ना इन पहाड़ों के ऊपर एक ऊंची दीवार बना दी जाए, ताकि कोई भी दुश्मन हमला करके चीन की सरहद के अंदर दाखिल ना हो सके। चुनाचे उसने इन पहाड़ों के ऊपर एक बहुत लंबी और ऊंची पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी। अब उस तरफ से दुश्मन कभी चढ़ाई नहीं कर सकता। मारिया ने कहा, इस दीवार पर यकीनन फौज का पहरा लगा होगा। थांग कहने लगी, क्यों नहीं, हर एक फरलांग के फासले पर दीवार के ऊपर फौजी चौकी है, जहां फौज के पहरेदार होते हैं। वैसे भी दीवार के ऊपर सिपाही मुसलसल गश्त करते रहते हैं। दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 रथ साथ साथ मिलकर दौड़ सकते हैं। नाग, अंबर, मारिया दीवारें चीन के बारे में मालूमात हासिल करके बहुत हैरान हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा कारनामा था। अहराम अजमत के झंडे गाड़ दिए थे और ये साबित कर दिया था कि अगर इंसान अनथक मेहनत और लगन से काम ले तो वो दुनिया का हर नामुमकिन काम मुमकिन बना सकता है। छोटी मोटी पहाड़ियों और टीलों में से गुजरते हुए ये काफिला एक दरिया के किनारे पहुंच गया। यह दरिया पहाड़ ही था और उसका पार्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं था। यहाँ इस दरिया पर कोई पुल नहीं था। थांग इस इलाके से वाकिफ थी, कहने लगी, इस दरिया पर कहीं भी पुल नहीं, इसे यहीं से हमें अबूर करना होगा। डाकू जो मुझे उठाकर लाए थे, उन्होंने ये दरिया घोड़े पानी में डालकर अबूर किया था। नाग ने पूछा, तो क्या हम भी उसी तरह दरिया को अबूर करें? इसका तेज़ रफ्तार पानी घोड़ों को बहाकर नहीं ले जाएगा? नहीं नाग भाई, ये पानी देखने में तेज़ रफ्तार है, मगर इसका दबाव इतना ज़्यादा नहीं। थांग के इस इंकशाफ पर अंबर ने कहा कि थांग ठीक कहती है। इस दरिया की तह में बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसने इसके बहाव में कमी पैदा कर दी है, लिहाजा दरिया को तैर कर ही पार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने दरिया में घोड़े डाल दिए। मंगोल कज़ाकों के घोड़े बड़े माहिर तैराक थे और सख्त जानी के आदी थे।
वो इससे पहले कितने न जाने दरिया अबूर कर चुके थे। वो दरिया में उतरते ही बड़े मज़े के साथ पानी की लहरों को चीरते हुए दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। ये भी उनकी खुशकिस्मती थी कि दरिया का पाट चौड़ा ज़्यादा नहीं था, वरना पानी के बहाव में घोड़ों को ज़्यादा वक्त का सामना करना पड़ता, क्योंकि दरिया के नीचे पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों पर से घोड़े के खुर मुसलसल फिसल रहे थे। आखिर घोड़ों के साथ वो लोग दरिया के किनारे पर आ गए। सर्दी में उनके गीले कपड़े उन्हें और ज्यादा सर्दी का एहसास दिला रहे थे। मारिया चूंकि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसने तो चुपके से अपने कपड़े उतार कर निचोड़े और फिर से पहन लिए। थांग एक टीले के पीछे जाकर अपने कपड़े निचोड़कर दोबारा पहन कर आ गई। अंबर को सर्दी लगती ही नहीं थी। नाग अलबत्ता सर्दी में ठिठर रहा था, क्योंकि सांप को हमेशा बड़ी सर्दी लगा करती है। यही वजह है कि वो गर्मियों में ज़मीन के बाहर निकल आता है और सर्दियों में ज़मीन की तह के नीचे जाकर बैठ जाता है, और फिर जब तक सर्दियों का मौसम रुखसत नहीं हो जाता वो बाहर नहीं निकलता। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आग जलाकर गर्म कर हो जाना चाहिए। नाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि सर्दी मुझे भी बहुत लग रही है। मगर सवाल ये था कि वहाँ आग किस चीज़ की जलाई जाए। ना वहाँ सूखी घास थी और ना खुश्क लकड़ियाँ मिल सकती थीं। अंबर और नाग ने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर उन्हें जलाने के लिए कुछ भी न मिल सका। थांग बोली, अगर हम यहाँ से 2 मंजिल तक सफ़र करते जाएं तो सामने वाली पहाड़ी की दूसरी तरफ एक पुरानी सराय है। हम उस सराय में जाकर आग भी तापेंगे और रात भी वहाँ बसर करेंगे। नाग ने कहा, खुदा के लिए वहाँ जल्दी चलो, सर्दी के मारे तो मेरे दांत बजने लगे हैं। अंबर ने पूछा, क्या तुमने उस सराय में क्याम किया था? हाँ अंबर भाई, डाकू मुझे लेकर उस सराय में ठहरे थे। उस सराय की मालिक एक तिब्बती औरत है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो जादू टोना भी करती है और जादू के जोर से हवा में उड़ने लगती है और इंसान को बिल्ली और बिल्ली को इंसान बना देती है। अंबर हंस पड़ा, फिर तो मैं उस सराय में 2 रातें बसर करूंगा और उस जादूगरनी के करतब देखूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? नाग ने दांत बजाते हुए कहा, खुदा के लिए अंबर, मेरा ख्याल पूछने में वक्त ज़ाया मत करो, अब सराय में चलने की फिक्र करो, ठंड के मारे मेरा बुरा हाल है। अंबर ने कहा, यार नाग, मैंने तुम्हारे बड़े बड़े डाकुओं के आगे इतना परेशान होते नहीं देखा जितना तुम सर्दी के हाथों परेशान हो रहे हो। नाग बोला, मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता अंबर, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, आओ अब सराय में चलते हैं। क्या ख्याल है मारिया, तुम पहले जाकर वहाँ मालूम नहीं कर लेती कि ये जादूगरनी कौन है और असल धंधा क्या करती है? मारिया बोली, हाँ मेरे ख्याल में मुझे पहले जाना चाहिए। इतना कहकर मारिया ने घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी और वहाँ से तेज तेज आगे निकल गई। उसके पीछे पीछे नाग और अंबर घोड़ा दौड़ाए चल पड़े। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई और बारिश के बाद तेज हवा बदन को काटने लगी थी। नाग ने मुंह के गिर्द गर्म खाल लपेट ली। दूसरी तरफ मारिया घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उस पहाड़ी की दूसरी जानिब पहुंच गई, जहां काले रंग के पत्थरों से बनी हुई एक पुरानी सराय एक तरफ को झुकी खड़ी थी। मारिया ने इतनी खौफनाक सराय कभी नहीं देखी थी। उसकी दीवार के पत्थर जगह जगह से उखड़ गए थे। डेवड़ी की छत का छज्जा एक तरफ को लुढ़का हुआ था और मशल जलाने की ताक में चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। मारिया ने एक जगह पर अपना घोड़ा छुपा दिया और खुद घोड़े पर से उतरकर सराय से बाहर आ गई। सराय के बाहर आमने सामने तख्त बिछे थे, जिन पर कुछ चीनी, तिब्बती और मंगोलिया के रहने वाले मुसाफिर बैठे खाना खा रहे थे। मारिया डेवड़ी में से गुजरकर सराय के सहन में आ गई। डेवड़ी में एक तीखी आंखों वाला मंगोल बैठा पहरा दे रहा था, मगर उसने मारिया को नहीं देखा क्योंकि मारिया गायब थी। वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। सराय के सहन चारों तरफ कमरे और कोठलियां बनी थी। दरमियान में सहन था और सहन के ऊपर कोई छत नहीं थी। खुला आसमान नजर आ रहा था। शाम हो गई, आसमान पर सुर्ख रंग के 2-4 सितारे निकल आए। सर्दी की वजह से सहन में कोई मुसाफिर दिखाई नहीं दे रहा था। असूल के तौर पर डेवड़ी में जो कोई मुसाफिर दाखिल होने लगता तो उसे पहरेदार सराय की मालिक जादूगरनी के पास ले जाता, जहां वो रात बसर करने का किराया अदा करता और फिर उसे उसकी कोठली में पहुंचा दिया जाता। लेकिन मारिया चूंकि गायब हालत में दाखिल हुई थी, इसलिए उसे अभी तक मालूम नहीं था कि सराय की मालका जादूगरनी किस कोठली में बैठकर सराय का हिसाब किताब करती है। उसने एक कोठली देखनी शुरू कर दी। कोठलियों के दरवाजे सर्दी की वजह से अंदर से बंद थे। मारिया ने कान लगाकर एक एक कोठली से आवाज़ें सुनने की कोशिश की, मगर किसी कोठली से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मालूम होता था कि मुसाफिर खाना खाकर बहुत जल्द सो गए हैं। उस ज़माने में यही रिवाज था, चूँकि मुसाफिर सारा सारा दिन सफ़र करते रहते थे, चुनाचे शाम को थक कर चूर हो जाते और बहुत जल्दी सो जाते। एक कोठली के अंदर से इतने खराटों की आवाज़ सुनाई दी। एक कोठली के अंदर से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई घोड़ा अंदर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। एक कोठली के अंदर किसी औरत ने बच्चे के मुंह पर तमाचा मारा, मगर बच्चे की कोई आवाज़ न सुनाई दी। देखते देखते आखिर मारिया उस कोठली के पास आ गई, जहाँ सराय की मालिक जादूगरनी एक चबूतरे पर आग के पास बैठी एक चीनी नौजवान से बातें कर रही थी। कोठली का दरवाज़ा खुला था। मारिया भी अंदर दाखिल हो गई और एक तरफ खड़ी होकर सराय की मालिक की बातें सुनने लगी। जादूगरनी एक बूढ़ी औरत थी जिसकी नाक तोते जैसी थी
और आंखों उल्लू की आंखों की तरह गोल और जर्द थीं। उसकी शक्ल बड़ी भयानक और चुड़ैलों जैसी थी। वो मंगोलियाई जुबान में बात कर रही थी, जिसका एक एक लफ्ज़ मारिया की समझ में आ रहा था। गायब होने के बावजूद उसमें इतनी ताकत थी कि वो हर किस्म की जुबान का मतलब समझ जाती। जादूगर चीनी नौजवान से किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रही थी जिसे शाम को सराय में आ जाना चाहिए था, मगर वो नहीं आया। उसने चीनी आदमी से कहा, आखिर वो कहाँ जाकर गुम हो गया? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। चीनी नौजवान ने कहा, मेरा ख्याल है वो आ रहा होगा। जादूगरनी बोली, मगर उसके साथी ने तो आकर पैगाम दिया था कि वो आज पहुंच जाएगा। कमबख्त, जाने रास्ते में कहाँ मारा गया। इससे पहले भी उसने दुर्गा देवी के मंदिर में हमें नाउम्मीद किया, और अब जाने चीन के शाही महल में जाकर क्या गुल खिलाएगा। मारिया को यह समझने में देर न लगी कि जादूगरनी उसी मूर्ति चोर का इंतजार कर रही थी जिसने दुर्गा देवी के मंदिर से मूर्ति चुराकर अंबर पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और ख़ुद फरार हो गया, और अब वो उनके पीछे पीछे चला आ रहा होगा। मारिया वहाँ से निकलकर वापस उसी मकाम पर आई जहाँ उसका घोड़ा बंधा था। घोड़े पर सवार होकर वो वापस निकली। रास्ते में उसे नाग, अंबर और थांग मिल गए। उसने अंबर को जादूगरनी की सारी बातें सुना डाली और फिर उनके साथ मिलकर सराय की जानिब चल पड़ी। अंबर सीधा सराय की मालिक जादूगरनी के पास आ गया। उसने जादूगरनी को बताया कि वो मुसाफिर हैं और हिंदुस्तान से चीन की तरफ सफ़र कर रहे हैं। रात आ गई है, उन्हें रात बसर करने के लिए सराय में जगह चाहिए। जादूगरनी ने अंबर ने जादूगरनी को बड़े गौर से घूर कर देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में गैर मामूली जादू की चमक नजर आई। जादूगरनी खास तौर पर अंबर से मुतासिर हुई। उसने अंबर की आंखों में एक खास किस्म की चमक देख ली। उससे पहले ये चमक उसे किसी इंसान की आंखों में दिखाई नहीं दी थी। अंबर की तरफ गौर से देखते हुए जादूगरनी ने कहा, यह चीनी लड़की जो तुम्हारे साथ है, ये कौन है? क्या यह तुम्हारी कनीज़ है? अंबर ने सोचा कि अगर उसने ये कहा कि थांग उसकी बहन है तो जादूगरनी को कभी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि एक चीनी लड़की एक मिस्री नौजवान की बहन कैसे हो सकती है। इस ख्याल से उसने सोचा कि थांग को अपनी कनीज़ यानी नौकरानी जाहिर कर दे, क्योंकि उस ज़माने में कनीज़ या नौकरानी रखना कोई बुरी बात नहीं थी। चुनाचे उसने कहा, हाँ, ये चीनी लड़की मेरी कनीज़ है और ये मेरा भाई है। मारिया भी जादूगरनी के पास ही खड़ी थी। अचानक जादूगरनी की तबीयत ख़राब हो गई। उसकी उल्लू जैसी आंखें जर्द होकर घबरा गईं। उसने बेचैनी के आलम में पहलू बदला और फिर दाएं जानिब देखकर बोली, तुम्हारे साथ और कौन सफ़र कर रहा है? अंबर ने कहा, बस हम तीनों सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ और कोई नहीं। तुम खुद देख सकती हो, हम तीनों खड़े हैं। जादूगरनी ने बेचैनी से कहा, नहीं नहीं, यहाँ कोई और शख्स भी खड़ा है। मुझे किसी औरत के बदन की बू आ रही है। मारिया और अंबर हैरान रह गए कि ये किस बला की जादूगरनी है कि इसने गायब हो चुकी मारिया के वजूद को करीब खड़ा महसूस कर लिया है। मारिया जल्दी से परे हटकर खड़ी हो गई। अब सराय की जादूगरनी मालिक ने एक गहरा सांस भरा और बोली, मालूम होता है कि अभी अभी कोई औरत हमारे करीब से होकर गुजरी है। जिंदगी में पहली बार मारिया मोहतात हुई। जब से वो गायब हुई थी उसे किसी ने भी अपने करीब महसूस नहीं किया था। कभी किसी को एहसास नहीं हुआ था कि वो उनके पास खड़ी है या उसके करीब से होकर गुजरी है। बहरहाल मारिया के अलग होकर खड़ा होने से बात निकल गई, मगर जादूगरनी को अंबर और उसके साथियों पर शक सा पड़ गया कि ये कोई अजीबो गरीब लोग हैं। अंबर की आंखों में तो जादूगरनी को ऐसा मालूम हुआ कि वो अपने अंदर जादू का खजाना छुपाए बैठा है। जादूगरनी मालका ने उन्हें नौकर के साथ एक कोठरी में भेज दिया। चीनी नौजवान ने उनके जाने के बाद कहा, क्या बात थी, तुम बेचैन क्यों हो गई थी खाला? जादूगरनी बोली, तुम अभी बच्चे हो, तुम ये बातें नहीं समझ सकोगे। जाओ, तुम जाकर अपनी कोठरी में आराम करो। जब वो चीनी नौजवान जाने लगा तो जादूगरनी ने उसे बुलाकर कहा, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाती हूँ। तुम आज की रात इन मुसाफिरों की कोठरी के बाहर पहरा दो और ये मालूम करो कि ये लोग कौन हैं, किस गर्ज से इस सराय में आए हैं और किस मकसद को सामने रखकर चीन की तरफ जा रहे हैं। चीनी नौजवान ने कहा, लेकिन खाला मेरा मतलब है, मैं कैसे पहरा दूंगा? ये लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? जादूगरनी ने डांट कर कहा, चाहे कुछ भी समझे तुम्हें पहरा देना होगा। तुम चौकीदार का भेष बदलकर कोठरियों के सामने चक्कर लगाना और मौका मिलते ही अंबर की कोठरी में कान लगाकर ये झांक कर मालूम करने की कोशिश करना कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत बेहतर खाला। चीनी नौजवान को ये काम मजबूरन करना पड़ रहा था। उधर अपनी कोठरी में जाकर अंबर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, मारिया तुम कहाँ हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। अंबर ने कहा, कमाल है, ये जादूगरनी तो बड़ी ज़बरदस्त औरत मालूम होती है। तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हमें नहीं होता मगर इस जादूगरनी को हो गया। ये क्या बात है? मारिया ने कहा, मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या बात है। नाग ने कहा, बात यह है कि जानवरों की तरह जादूगरनी की हिस्स भी बहुत तेज़ है। जानवर भी मारिया की मौजूदगी से बिदक जाते हैं। यही हाल जादूगरनी का है और इसमें इसके कमाल की बात नहीं, वो एक आम पत्तेबाज जादूगरनी है जो चंद एक छोटे मोटे सच्चे
झूठे जादू टोने जानती है और बस हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मारिया ने कहा, मेरा भी ख्याल यही है, हमें बेफिक्र होकर रहना चाहिए और फिर हमें यहाँ एक ही रात ठहरना तो है। अंबर बोला, ठीक है, अब हमें आराम करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ कुछ खाने को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाग ने उसी वक्त बाहर जाकर एक नौकर से कहा, खाने को यहाँ क्या क्या होगा? नौकर ने कहा, इस वक्त सिवाय बकरी के दूध के आपको और कुछ नहीं मिल सकता। नाग ने अंदर आकर इतला दी कि सराय में सिवाय बकरी के दूध के और कुछ नहीं। चुनाचे सब ने बकरी के दूध का एक एक प्याला मंगवाकर पिया और बिस्तरों में गर्म होकर लेट गए। आतिशदान में आग जल रही थी और कमरा खूब गर्म हो रहा था, जबकि बाहर बहुत सख्त सर्दी थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात पड़ते ही बाहर बरामदे में चीनी नौजवान ने पहरेदार के लिबास में गश्त लगानी शुरू कर दी। वो चलते हुए हर एक कोठली के दरवाजे पर जाकर कुछ देर के लिए रुक जाता, दरवाजे के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता और फिर आगे टहलने लगता। अंबर और नाग जिस कोठली में थे उसके दरवाजे पर बार बार आकर रुकता, दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करता, मगर उसे कोई आवाज़ सुनाई न दी। उसकी वजह यह थी कि अंबर और मारिया सरगोशियों में बातें कर रहे थे। जादूगरनी की वजह से वो बड़ी एहतियात से काम ले रहे थे और उन्हें ख्याल था कि बाहर ज़रूर कोई ना कोई उनकी बातें सुन रहा होगा। चुनाचे वो बड़ी आहिस्तगी से बातें कर रहे थे। अंबर मारिया से कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकलकर एक चक्कर सराय के बाहर का लगा कर आओ। अगर मूर्ति चोर आ गया तो ये मालूम करने की कोशिश करो कि वो जादूगरनी के साथ क्या बातें कर रहा था। बहुत बेहतर, मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ। ये कहकर मारिया चुपके से उठी और दरवाजे के पास आ गई। बाहर की तरफ चीनी नौजवान पहरेदार के भेस में दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा था। उसने किसी के पाँव की चाप की आवाज़ सुनी जो दरवाजे की जानिब आ रही थी। पहरेदार जल्दी से पीछे हटकर कोने में अंधेरे की जानिब आ गया। क्या देखता है कि दरवाज़ा अपने आप खुला और फिर अपने आप बंद हो गया। पहरेदार की तो अकल गुम हो गई। ये मंजर उसने साफ तौर पर देखा था कि दरवाज़ा खुला, उसका एक पट अलहदा हुआ, कोई अंदर की तरफ नहीं था, कोई बाहर की तरफ नहीं था। दरवाज़ा खुलकर अपने आप बंद हो गया। उसी वक्त मारिया बाहर निकल गई थी। मारिया ने अंधेरे में चीनी पहरेदार को खड़ा देखा तो ये मालूम करने के लिए एक तरफ हटकर खड़ी हो गई कि यह पहरेदार उनकी कोठली के सामने क्या कर रहा है। जब कोठली का दरवाज़ा बंद हो गया तो पहरेदार अंधेरे में से निकलकर रोशनी में आ गया। उसने दाएं बाएं गौर से देखा और फिर झुककर कोठली के दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अब मारिया समझ गई कि जादूगरनी की तरफ से ये शख्स उनकी जासूसी कर रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचकर इस पहरेदार को जासूसी करने का थोड़ा सा मज़ा चखाना चाहिए। चुनाचे ये सोचकर वो पहरेदार के करीब आई, झुककर उसके कान में कहा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये सुनकर पहरेदार की चीख निकल गई। उसने डर कर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। वो हैरान सा हुआ और फिर उसने हंसकर गर्दन झटकी जैसे कह रहा हो, मैं भी कितना अहमक हूँ, भला किसी भूत का यहाँ क्या काम। मुस्कुराकर दूसरी बार झुककर दरवाजे के सुराख में से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अब मारिया ने पीछे से आकर एक जोरदार लात पहरेदार की पीठ पर दे मारी। पहरेदार मुंह के बल आगे की जानिब गिरा और उठकर चीखता चिल्लाता एक तरफ भाग गया। उसकी चीखों पुकार सुनकर एक कोठली में से एक औरत और मर्द दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। कौन है ये, कौन चीखें मार रहा है? मर्द जोर जोर से पुकार रहा था, मगर पहरेदार तो वहां से भाग चुका था। उस मर्द की बीवी ने कहा, अंदर आ जाएं, ये जरूर कोई भूत होगा। मर्द ने छाती फुलाकर कहा, अरे बेगम, बहुत देखे हैं हमने भूत। कमबख्त, अगर भूत सामने आ जाए तो ऐसी लात मारूं कि नानी याद आ जाएगी इसको। मारिया उसकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। जब मर्द मुर्गे की तरह सीना फैलाकर अंदर जाने लगा तो मारिया ने पीछे से एक लात उसकी पीठ पर जोर से दे मारी। मर्द ने हड़बड़ाकर पूछा, बेगम ये लात तुमने मारी? बेगम ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने लात नहीं मारी। मर्द ने चीख कर कहा, तो फिर यहाँ जरूर कोई भूत है, अंदर भाग चलो। दोनों मियाँ बीवी लपक कर अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया को पता चल गया कि जादूगरनी ने एक शख्स को उनकी जासूसी पर लगा दिया है। ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह जासूस कौन है। जाहिर है कि जादूगरनी का कोई अपना ख़ास आदमी होगा। मारिया ने जासूस का पीछा करने की ज़रूरत महसूस ना की और वो वहाँ से सीधी जादूगरनी की कोठली की तरफ आ गई। जादूगरनी की कोठली बंद थी। मारिया ने कान लगाकर सुना कि जादूगरनी अंदर कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसने दरवाजे की दर्ज में से देखा, जादूगरनी के पास वही मूर्ति चोर और उसका साथी बैठे थे। जादूगरनी मंत्र पढ़कर आग में कोई शय डालती, शोला भड़कता और फिर आग असली हालत में आ जाती। मारिया अब किसी तरह कोठली के अंदर दाखिल होना चाहती थी ताकि ये मालूम करे कि मूर्ति चोर और जादूगरनी क्या साजिश कर रहे हैं। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया। जादूगरनी ने मूर्ति चोर की तरफ देखा, मूर्ति चोर ने अपने साथी की तरफ देखा। जादूगरनी ने आग बुझाकर ऊपर बड़ा सा थाल उल्टा रख दिया और शम्मा रोशन कर दी। मूर्ति चोर के साथी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मुसीबत ये थी कि वो दरवाजे के बीच में खड़ा था और मारिया अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। मारिया ने ज़रा परे हटकर आहिस्ता से आवाज़ दी, इधर जल्दी से आओ। चोर का साथी उस तरफ गया तो मारिया चुपके से उसके करीब से गुजरकर कोठली में दाखिल हो गई, कोने में लगकर खड़ी हो गई।
जबकि चोर के साथी ने आकर बताया कि उसे बरामदे में किसी ने आवाज़ दी और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जादूगरनी के माथे पर बल पड़ गए। उसने गहरा सांस लिया, बोली, इसमें ज़रूर कोई राज है। मूर्ति चोर ने पूछा, राज? कौन सा राज? खामोश। जादूगरनी पर फिर वही बेचैनी तारी हो गई। उसकी आंखें गर्दिश करने लगीं। उसने चारों तरफ कोठरी में नज़र घुमाकर सरगोशी में कहा, मुझे किसी औरत की बू आ रही है। यहाँ कोई औरत मौजूद है? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो खाला, हमें तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मगर जादूगरनी ने कोठरी का चक्कर काटना शुरू कर दिया। चक्कर वो इस तरह लगा रही थी कि उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। मारिया सख्त परेशान हो गई। ये बात उसके लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि जादूगरनी ने उठकर उसे तलाश करना शुरू कर दिया था। वो जिधर जादूगरनी जाती दूसरी तरफ हट जाती, मगर आखिर कहाँ तक भागती। एक दफ़ा तो जादूगरनी के उसके जिस्म को पकड़ने ही वाली थी कि मारिया ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। ठोकर से एक बर्तन लुढ़क गया। जादूगरनी ने चीख कर कहा, अंदर कोई है, पकड़ो इसे। मारिया लपक कर दरवाजे की तरफ आई और उसे खोलकर बाहर भाग गई। जादूगरनी ने फातिहाना नज़रों से मूर्ति चोर को देखा और कहा, मैं ना देख कहती थी कि अंदर कोई मौजूद है, वो देखो गैबी औरत भाग गई। मारिया भागकर अपनी कोठरी में आ गई। उसने नाग और अंबर को सारी बात बताई और बताया कि जादूगरनी इसकी बू सूंघ लेती है। अगर वो होशियारी से काम ना लेती तो जादूगरनी ने उसे ज़रूर पकड़ लिया होता। मारिया ने उन्हें बताया कि जादूगरनी कोई बड़ी ही मकार औरत है और वो मूर्ति चोर के ज़रिए चीन के शाही महल के जवाहरात खुद हासिल करना चाहती है। इन जवाहरात में एक नायाब और अनमोल हीरा ज़रकाब नामी है। जादूगरनी हमेशा जवान रहने के लिए कोई ख़ास अमल कर रही है। इस अमल के ज़रिए उसे ज़रकाब हीरे की सख्त ज़रूरत है। चुनाचे जादूगरनी वो हीरा हासिल करने के लिए चोर को इस्तेमाल कर रही है कि वो शाही महल के सारे हीरे चुरा कर ले आए, क्योंकि चोर ज़रकाब हीरे को पहचान नहीं सकता। अंबर ने कहा, जादूगरनी के पास जादू की कितनी ताकत है? मारिया ने कहा, अगरचे उसके पास कोई गैर मामूली और ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वो मेरे गायब होने की बू सूंघ लेती है। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। नाग बोला, हमारे बारे में उसका क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, हमें वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी साजिश से हम वाकिफ़ हैं और हम भी मुल्क चीन जा रहे हैं। हो सकता है हम इस राज को बादशाह के आगे फाश कर दें और वह ज़रकाब हीरे से हमेशा के लिए महरूम हो जाए। अंबर ने कहा, मालूम होता है कि ये कोई बड़ा कीमती हीरा है, जब भी तो वो इसे अपने ख़ास अमल के ज़रिए हासिल करना चाहती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि इस राज को अपने तक महदूद रखें और अगर चीन के बादशाह ने हमारे साथ नेक सलूक किया तो उस पर ज़ाहिर कर दें और यूं से लुटने से बचा लें। नाग कहने लगा, अंबर भाई मुझे इजाज़त दो कि मैं इस जादूगरनी को अभी हलाक कर दूं। अंबर ने कहा, नहीं नाग भाई, हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अभी तक उसने हमारे बारे में कोई शदीद कदम नहीं उठाया। हाँ, अगर उसने हम पर हमला कराया तो फिर हम अपने बचाव के लिए कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। थांग बोली, अभी आधी रात बाकी है, मेरे ख्याल में हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जादूगरनी ज़रूर हमें मरवाने की कोशिश करेगी। मारिया ने कहा, मेरा भी ख्याल यही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अंबर बोला, ये तो बुज़दिली होगी, और फिर आधी रात को अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ टकरे मारते फिरेंगे। अगर जादूगरनी हमारे खिलाफ कोई कदम उठाती है तो उसे ऐसा करने दें, हम पूरी तरह अपना बचाव करेंगे। अगर तुम्हारी यही राय है भाई तो फिर तुम लोग आराम करो, मैं बाहर पहरा देती हूँ, अगर ख़तरा हुआ तो जगा दूंगी। मारिया ने कहा। नाग बोला, मैं भी मारिया के साथ पहरा दूंगा। मारिया कहने, नहीं नहीं नाग, तुम आराम करो, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मगर जादूगरनी को तो तुम्हारी आमद का एहसास हो जाता है, फिर क्या हुआ? मैं उससे दूर हटकर खड़ी होंगी और फिर मैं उसके कमरे में थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपने दरवाजे पर रहूँगी और अगर कोई खतरा हुआ तो मैं फ़ौरन तुम्हें जगा दूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, मैं बाहर जाकर पहरा देती हूँ। मारिया कोठरी से बाहर निकल आई। सहन में गुप अंधेरा था, बरामदे के कोने में भी कोई मशल नहीं जल रही थी, वहाँ भी गुप अंधेरा था, सिर्फ आसमान पर सितारों की शम्में जल रही थी, जिनकी हल्की हल्की रोशनी में कोठरी के दरवाजे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। मारिया अपने दरवाजे से हटकर जरा परे सहन में एक जगह पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई। मारिया अपने दरवाजे से हटकर जरा परे सहन में एक जगह पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई और देखने लगी कि जादूगरनी की कोठरी से कौन बाहर आता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि जादूगरनी की कोठरी का दरवाज़ा खुला और अंदर से मूर्ति चोर का साथी बाहर निकला। उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, उसके हाथ में खंजर था, उसके पीछे पीछे जादूगरनी भी बाहर निकल आई। अब मारिया के लिए सामने आना जरा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जादूगरनी उसकी बू सूंघ लेती और उसे पकड़ लेती। मारिया दूसरी तरफ हट गई। जादूगरनी चोर के साथी को अंबर की कोठरी के बाहर ले आई, फिर उसके कान में कुछ झुक कर कहा। चोर का साथी तलवार लेकर कोठरी के अंदर चला गया। मारिया बड़ी परेशान हो गई, उसे खतरा था कि अंदर जाकर चोर का साथी किसी न किसी को ज़रूर हलाक कर देगा। वो दुआएं मांगने लगी कि अंबर या नाग में से कोई ना कोई जाग रहा हो। जादूगरनी ने बड़ी मक्कारी से काम लिया और वह दरवाजे के बाहर खुद खड़ी हो गई। मारिया ने एक बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जादूगरनी ने दोनों हाथ फैला दिए। मारिया फिर दूर हटकर खड़ी हो गई। अब ज़रा अंदर का हाल सुने। खुशकिस्मती से नाग जाग रहा था। उसने जब देखा कि दरवाज़ा खुला तो ये समझा कि मारिया दोबारा अंदर आ गई, मगर उसकी जगह चोर का साथी चेहरे पर ठाठा बांधे और हाथ में तलवार लिए आ गया। नाग समझ गया कि इस बदबख्त की मौत उसे अंदर घेर लाई है।
اب اگر وہ ذرا دیر سے کام لیتا تو وہ شخص کسی نہ کسی کو تلوار مار کر ضرور ہلاک کر دیتا۔ مصیبت یہ تھی کہ دروازے کے پاس ہی تھانگ سوئی ہوئی تھی اور چور کا ساتھی بڑی آسانی سے اسے قتل کر سکتا تھا، اور ناگ کو اتنا موقع بھی نہ ملتا کہ وہ انسان سے سانپ کی جون میں آ کر اسے ڈس سکے۔ مگر چور کے ساتھی کو خیال آیا کہ پہلے امبر کو مارنا چاہیے، چنانچہ وہ آگے بڑھ کر امبر کی چارپائی تلاش کرنے لگا۔ اس دوران میں ناگ کو وقت مل گیا۔ اس نے اپنے اوپر چپکے سے گرم لحاف کر لیا، لحاف کے اندر آنکھیں بند کر کے پھنکار ماری، وہ انسان کی جون سے سانپ کی جون میں آ گیا۔ سانپ بنتے ہی وہ فوراً رینگ کر لحاف سے باہر آ گیا اور قاتل کے پیچھے نکل آیا۔ قاتل نے امبر کے بستر کو تلاش کیا، اس نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر امبر کے سینے میں خنجر دل کے پاس گھونپ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک چیخ کی آواز بلند ہوگی اور پھر خون کا فوارہ چھوٹے گا اور امبر کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی پر حملہ کرے گا، لیکن اس سے کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ امبر نے چیخ ماری، نہ اس کے سینے سے خون نکلا۔ امبر نے چپکے سے سینے میں سے خنجر نکال کر قاتل کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، ایک بار پھر کوشش کرو۔ قاتل کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ وہ جو منظر دیکھا رہا تھا اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بت بنا امبر کو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ سانپ اس وقت پھن پھیلا کر قاتل کے سامنے آ گیا اور اپنی پتلی زبان نکال کر پھنکارنے اور جھومنے لگا۔ قاتل کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی۔ وہ الٹے پاؤں بھاگنے والا تھا کہ اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم ہی رکھا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس دیا اور واپس کوٹلی میں چلا گیا۔ ماریا پرے کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ قاتل کا ساتھی بری طرح لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ جادوگرنی لپک کر اس کی طرف اندھیرے سے نکل کر آئی اور اس پر جھک گئی۔ چور کے ساتھی نے ہچکی لے کر کہا، سانپ نے ڈس دیا، وہ مرا نہیں، میں نے خنجر دل میں، مگر وہ مرا نہیں، خون نہیں نکلا، وہ انسان نہیں، وہ دیوتا ہے، اور ایک ہچکی لے کر مر گیا۔ جادوگرنی اسے گھسیٹتی ہوئی اپنی کوٹلی کے اندر لے گئی اور وہ دروازہ بند کر دیا۔ ماریا بھاگ کر دروازے کے پاس آئی اور دروازے میں سے اندر دیکھنے لگی۔ جادوگرنی نے مورتی چور کو جگا کر کہا، اسے سانپ نے ڈس دیا، مگر اتنی سردی میں وہاں سانپ کیسے آ گیا؟ یہ کہتا ہے کہ امبر کے سینے میں اس نے خنجر گھونپا، مگر نہ تو خون نکلا اور نہ ہی وہ زخمی ہوا۔ وہ دیوتا ہے، ضرور یہ شخص کوئی زبردست جادوگر ہے۔ مورتی چور نے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ اگر وہ سچ مچ کوئی زبردست جادوگر ہے تو ہم اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ تو جادو کے زور سے ہمارے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا۔ جادوگرنی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، افراسیاب جادوگر کی قسم سے میں اس کی جادوگری کو آزماؤں گی اور شکست دوں گی۔ میں ابھی اس پر جادو کرتی ہوں، اس کی کوٹلی میں ایک خوفناک جن کو بھیجتی ہوں جو ان تینوں کو قتل کر دے گا۔ یہ لوگ میرے جن سے نہیں بچ سکیں گے۔ ماریا بھاگ کر امبر کے پاس آئی اور انہیں خبردار کر دیا کہ جادوگرنی کسی جن کو بھیج رہی ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر دے۔ امبر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ناگ پھر سے اپنی انسان کی جون میں آ چکا تھا۔ ناگ نے کہا، کم از کم تمہیں تھانگ اور ماریا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے امبر، اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ تم بہرام جن سے مدد طلب کرو، اور وہ اب کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا؟ امبر نے محسوس کیا کہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اگر سچ مچ جادوگرنی نے جادو کے زور سے اپنے کسی قابو کیے ہوئے جن کو وہاں بھیج دیا تو وہ خود تو بچ جائے گا، مگر ناگ، تھانگ اور ماریا کو اس بھیانک جن کے چنگل سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے بہرام جن سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بہرام جن کا تصور آنکھوں میں کیا اور آہستہ سے آواز دی، بہرام تم جہاں کہیں بھی ہو میری آواز سنو اور میری مدد کو پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے بہرام جن اس کے پاس کھڑا تھا، مگر اسے سوائے امبر کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہرام جن نے مسکرا کر پوچھا، آپ نے مجھے بڑی دیر کے بعد یاد کیا میرے آقا، کیا بات ہے، آپ کو میری ضرورت نہیں تھی کیا؟ امبر نے کہا، بہرام یہ باتیں پھر کبھی کروں گا، پہلے یہ سنو کہ ابھی ابھی یہاں ایک جن کو بھیجا جا رہا ہے کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جن افراسیاب کے بادشاہ کا جن ہے، تم ہمیں اس سے بچاؤ۔ جن نے ہنس کر کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے میرے آقا، میں سلیمان علیہ السلام کا توحید پرست جن ہوں، وہ میرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام جن غائب ہو گیا۔ اتنے میں دروازہ ایک دم ٹوٹ کر گر پڑا، ایک بھیانک کہکا گونجا اور فرش پر سے کسی نے تخت اٹھا کر چھت پر یوں دے مارا جیسے وہ کوئی لکڑی کا کٹورا ہو۔ تخت پوش فرش پر گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تھانگ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ اب جادوگرنی کا جن نمودار ہوا۔ وہ ایک خوفناک سنگوں والا جن تھا جس کا سر اوپر چھت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اس کے دانت بڑے بڑے لمبے اور ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ تھانگ امبر کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ امبر نے کہا، اے افراسیاب کے جن، اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو جن قدموں سے چل کر آئے تھے انہی قدموں سے چل کر واپس چلے جاؤ۔ جن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور امبر کو اٹھا کر چھت کے ساتھ دے مارا۔ اگر امبر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے بدن کے پرخچے اڑ جاتے، مگر امبر چونکہ مر نہیں سکتا تھا اس لیے اس کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب بہرام نے اپنا کام کر دکھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے افراسیاب کے جن کی گردن پر ایک پتھر آ کر لگا اور زمین پر جھک گیا۔ اس کے بعد کسی نے ایک لمبی تلوار اس کے سینے میں گھونپ دی۔ اس نے چیخ ماری اور تڑپنے لگا۔ بہرام جن نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن تن سے اڑا دی
और फिर उसके जिस्म के टुकड़े उठाकर बाहर सैन में फेंक दिए। बाहर मारिया खड़ी थी। उसने अंधेरे में लाश के टुकड़े फर्श पर गिरते देखे तो समझ गई कि अंबर ने बहराम जिन को बुलवाकर उससे जादूगरनी के जिन को हलाक करवा दिया है। जादूगरनी ने जब देखा कि उसके जिन के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं तो वो खौफजदा होकर वहां से भागी और अपनी कोठली में आकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और आग के पास अफरास्याब के बुत के आगे सजदे में गिरकर थर थर कांपने लगी। अफरास्याब की आवाज़ आई कि ऐ हमारी जादूगरनी, तुमने बड़ी गलती की जो हमारे जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन से लड़ाया। इसमें हमारे जिन की शिकस्त लाजमी थी, क्योंकि मेरी ताकत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से बहुत कम है। अब भी अकल से काम लो और अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, नहीं तो जिस आदमी के पास बहराम नामी जिन है वह तुम्हें भी कत्ल कर सकता है। जादूगरनी थर थर कांपती रही। उधर मारिया अंबर के पास आ गई। जिन के हलाक होने पर उन्होंने अंबर का शुक्रिया अदा किया। दरवाज़ा बंद करके वो अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए और जिनों की लड़ाई के बारे में बातें करने लगे। अंबर का ख्याल था कि अब जबकि उनकी ताकत की दहशत जादूगरनी पर बैठ गई है, वो उनका कुछ ना बिगाड़ सकेगी, उनसे कभी मुकाबला नहीं करेगी। इसलिए बेहतर है कि हम सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ से कूच कर जाएं। और यही हुआ। अभी दिन पूरी तरह से नहीं निकला था कि अंबर नाग और थांग जादूगरनी की डेढ़ी में से उसके पास आ गए। जादूगरनी उन्हें पास देकर डर गई। उसने खुशामदाना लहजे में पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अंबर ने जादूगरनी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ वो जा रहे हैं। इस दौरान में मारिया भी उसके पास आ गई। जादूगरनी ने मारिया की बूझ सूंघ ली, मगर वो डर के मारे बोल नहीं रही थी। आखिर मारिया ने खुद ही चबूतरे पर से एक थाली उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दी। जादूगरनी हैरानी से थाली को देखती रही और फिर कुछ ना बोली। अंबर ने पूछा कि हो खाला, अब तबीयत कैसी है? क्या आप भी जंग करने का कोई ख्याल है? जादूगरनी ने अंबर की नज़रों से घबरा कर कहा, मैं भला किसी के साथ क्या जंग कर सकती हूँ, मैं तो एक गरीब सी कमज़ोर औरत हूँ। अंबर ने कहा, तो फिर आधी रात को हमारे कमरे में जिन किस लिए भेजा था? जादूगरनी ने मक्कारी से कानों पर हाथ लगाकर कहा, सामरी की कसम, मैंने किसी जिन को नहीं भेजा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी के खिलाफ कुछ करने की? मैं तो एक गरीब कमज़ोर औरत हूँ। अंबर ने हंसकर तंज़िया अंदाज में कहा, मैं सब समझता हूँ कि तुम कितनी कमज़ोर और गरीब औरत हो। अगर मुझ में इतनी ताकत ना होती कि ज़िंदा रहता तो तुम्हारा जिन पहले ही बार में मुझे हलाक कर चुका था। बहरहाल अब हम मुल्क चीन की तरफ जा रहे हैं। तुम हमारे खिलाफ जो कुछ करना चाहती हो कर लो, हम जहाँ भी होंगे तुम्हारा मुकाबला करेंगे। इतना कहकर अंबर नाग, मारिया और थांग सराय से बाहर निकल आए और जादूगरनी उन्हें देखती ही रह गई। जब वो चले गए तो जादूगरनी ने उसी वक्त मूर्ति चोर को साथ लिया और अपनी कोठरी में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने चोर से कहा, ये अब तुम्हारी जमा मर्दी का इम्तिहान है। अब ये देखना है कि तुम कितनी बहादुरी और बुज़ली है। इससे पहले तुमने बुज़ली दिखाई थी और मरते मरते बचे थे। अब की बार तुमने बहादुरी से काम ना लिया तो याद रखो, मेरा जादू जहाँ भी हो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। मूर्ति चोर ने डरते हुए कहा, खाला, इस बार मैं बुज़दिली नहीं दिखाऊंगा। मैं बहादुरी से काम लूँगा और तुम्हें शाही महल में से बादशाह के सारे हीरे चुरा कर ला दूंगा, लेकिन तुम अपनी शर्त याद रखना, मुझे आधे हीरे मिलने चाहिए। जादूगरनी ने कहा, ज़रूर ज़रूर, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूँगी, लेकिन अगर तुमने किसी वजह से ये काम ना किया और वहाँ से भाग गए तो याद रखो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ। मूर्ति चोर बोला, सवाल यह है कि ये जो लोग मेरे आगे आगे चीन जा रहे हैं मेरे लिए परेशानी पैदा करेंगे। इन्हें मेरी शक्ल का भी पता चल गया और मेरी साजिश से भी वाकिफ़ हैं। क्या तुम्हारा जादू इन पर नहीं चल सकता? जादूगरनी मूर्ति चोर को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो उन लोगों से पहले शिकस्त खा चुकी है। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा, क्यों नहीं चल सकता? मेरा जादू बड़ा ज़बरदस्त है, ये पहाड़ के पत्थरों में भी शिगाफ पैदा कर सकता है। मैं अगर चाहूँ तो आसमान का टुकड़ा उतारकर ज़मीन पर फेंक दूँ और ज़मीन का टुकड़ा उठाकर आसमान पर लगा दूँ। मैं जादू के ज़ोर से इन लोगों की निगरानी करूँगी और तुम्हें हर कदम पर अपनी मदद पहुँचाऊँगी। फिर जादूगरनी ने आग जलाकर जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो मंत्र पढ़ पढ़कर आग में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े फेंक जरी थी। फिर उसने गले में से सब्ज़ मनकों की माला उतार कर उसको फेरना शुरू कर दिया। माला फेरते फेरते वो उठ खड़ी हुई और उसने आग के गिर्द चक्कर लगाए और एक हंडिया को उल्टा ज़मीन पर रखकर उससे पूछा, अंबर और उसके साथी जहाँ कहीं भी हों उनकी निगरानी करो और मुझे एक एक पल की खबर दो। सुना तुमने? हंडिया में से ममनी सी आवाज़ आई, सुन लिया खाला जादूगरनी, मैं अंबर और उसके साथियों की निगरानी करूंगी और तुम्हें एक एक पल की खबर दूंगी। जादूगरनी कहने लगी, मुझे ये बताओ कि उसके साथ वो इंसान कौन है जो गायब है और साथ रहते हुए भी किसी को नजर नहीं आता। हंडिया की आवाज़ ने कहा, मैं अपनी बड़ी चुड़ैल बहन से पूछ कर बताती हूँ कि वो औरत कौन है, क्योंकि मेरी बड़ी चुड़ैल बहन गैबी इंसानों को ज़्यादा जानती है। जादूगरनी ने कहा, मुझे जल्दी से खबर ला कर दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हंडिया की आवाज़ गायब हो गई। जादूगरनी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ तेज़ हो गई। उसने उठकर आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ही हंडिया में से एक दूसरी चुड़ैल की आवाज़ बुलंद हुई, ऐ जादूगरनियों की मलका जादूगरनी, शगुफा चुड़ैल तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। मैं कागान की वादियों की सैर करती फिर रही थी कि मुझे इतला मिली कि तुमने मुझे याद किया। मैं फ़ौरन तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो गई। जादूगरनी ने पूछा, शगुफा चुड़ैल, ये बताओ
कि मुल्क चीन को जाने वाले अंबर और उसके साथियों में वो कौन इंसान है जो गायब है मगर उनके साथ सफ़र कर रहा है। शगुफा चुड़ैल ने कहा, ऐ जादूगरनियों की मलका जादूगरनी, उस लड़की का नाम मारिया है। उसको मिस्र के एक बहुत बड़े पुराने जादूगर काहने आजम ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया है। वो अंबर और नाग की बहन है। जादूगरनी ने कहा, और हाँ, मुझे ये बताओ कि ये नाग कौन है? उसकी आंखों पर मुझे शक होता है कि वो इंसान नहीं। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? शगुफा चुड़ैल ने कहा, ऐ जादूगरनियों की मलका, मेरी बात को गौर से सुन। वो नौजवान जिसका नाम नाग है वो असल में एक सांप योहा है जो इस ज़मीन पर 100 बरस जिंदा रहने के बाद पलट कर इंसान के रूप में आ गया। अब उसमें इतनी ताकत पैदा होगी कि वो जब चाहे इंसान से सांप और सांप से इंसान बन सकता है। कल रात जिस सांप ने मूर्ति चोर के साथी को डसा था वो यही नाग था जो अपनी जौन बदलकर सांप बन गया था। जादूगरनी ये सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, शगुफा चुड़ैल, क्या बताओ कि इस नाग को किसी तरह से हलाक नहीं किया जा सकता? शगुफा चुड़ैल ने कहा, ऐ जादूगरनियों की जादूगरनी, उसको हलाक करने का तरीका बड़ा मुश्किल और लंबा है। अगर तुम उसे कत्ल करके उसकी लाश 5 साल तक ऐसी जगह दबाए रखो जहां तुम हर 1 महीने के बाद लाश खोलकर उस पर गंधक का तेजाब डालती रहो तो ये नाग अरसा 5 साल के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर तुम उसे कत्ल करके ज़मीन में दबा दोगी या आग में जला दोगी या पानी में डुबो दोगी तो ये 1 महीने के बाद वहाँ से सांप बनकर जी उठेगा। जादूगरनी बोली, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा ये बताओ कि उसके साथी अंबर पर मेरे आदमी ने जब खंजर चलाया तो उस पर खंजर का असर क्यों नहीं हुआ? उसको ज़ख्म क्यों नहीं आया? उसके जिस्म से खून क्यों नहीं बहा? शगुफा चुड़ैल ने कहा, ऐ जादूगरनियों की जादूगरनी, ये शख्स जिसका नाम अंबर है एक अजीब और कमाल शख्स है। तुम ये सुनकर हैरान होगी कि ये शख्स इस ज़मीन पर 2500 बरस से ज़िंदा चला रहा है। जादूगरनी ने चौंक कर कहा, क्या कहा तुमने? 2500 बरस से ये शख्स ज़िंदा है? हाँ ऐ अजीम जादूगरनी, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता रही हूँ जो सिवाय इस शख्स अंबर के किसी को मालूम नहीं। ये अंबर नौजवान 2500 साल पहले एक फ़िरौन बादशाह के घर पैदा हुआ, फिर उसने मिस्र के गरीब हकीम के घर परवरिश पाई, फिर जवान होकर ये शख्स बादशाह बना और काहने आज़म की अजीम तरीन देवी के हुक्म और दुआ से उसे ये कमाल हासिल हो गया कि ये शख्स अब हर दौर में ज़िंदा रहेगा, ये कभी मरेगा नहीं। इस पर तीर, तलवार, आग और खंजर किसी शय का असर नहीं होगा। इसके जिस्म पर जहाँ ज़ख्म लगेगा खून नहीं बहेगा और ज़ख्म अपने आप बंद हो जाएगा। ये बड़ा ही ताकतवर शख्स है। ऐ जादूगरनी, इससे बच कर रहना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन भी इसके पास आते जाते हैं, मैं भी इसके सामने आजिज़ और मजबूर हूँ। ये सुनकर जादूगरनी सख्ते में आ गई कि अंबर इतनी भरपूर और हैरत अंगेज़ ताकत का मालिक है। उसे तो पहले ही शक था कि वो गैर मामूली इंसान है, फिर वो बहरहाल ज़रकाब हीरा हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकती है। वो बूढ़ी हो रही थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। ये उसे बुढ़ापे और मौत से बड़ा खौफ आता था। वो हमेशा ज़िंदा और जवान रहना चाहती थी और इसके लिए वो एक जादू का अमल कर रही थी जिसमें ज़रकाब हीरे की सख्त ज़रूरत थी। उस हीरे के बगैर वो अमल पूरा नहीं होता और वो दवा तैयार नहीं होती थी। उसने शगुफा चुड़ैल से कहा, तुम अंबर को हलाक नहीं कर सकती हो तो क्या ऐसा नहीं कर सकती कि वो शाही महल से हीरों की चोरी में मूर्ति चोर के काम में दखल ना दे सकें? शगुफा चुड़ैल ने कहा, उसके लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैं इन लोगों की तवज्जो किसी दूसरी तरफ लगा सकती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जादूगरनी ने कहा, फिर तुम अपनी बहन की जगह ये काम करो। चुड़ैल कहने लगी, जो तुम्हारा हुक्म है जादूगरनियों की जादूगरनी, ये काम मैं करूँगी। मैं अंबर के साथियों के साथ साथ सफ़र करूँगी और उन्हें हीरों की होने वाली चोरी के बारे में किसी और ख़ास तौर पर चीन के बादशाह फामांचू से बात करने से रोके रखूँगी। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, पर अब तुम जा सकती हो। शगुफा चुड़ैल ने कहका लगाया जो बड़ा ही मकरू था और गायब हो गई। उसके साथ ही जादूगरनी ने हंडिया उलट दी और मूर्ति चोर से कहा, मूर्ति, अब तुम्हारा काम बेहद आसान हो गया। अब तुम बेखतर होकर सफ़र कर सकते हो। ये लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने या उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शगुफा चुड़ैल उनका मुकाबला करेगी। तुम्हें भी रास्ते में या चीन पहुंचकर किसी वक्त मदद की ज़रूरत हो तो शगुफा चुड़ैल को याद कर लेना, वो तुम्हारी मदद के लिए फ़ौरन पहुंच जाएगी। बहुत अच्छा खाला, तुम आज ही दोपहर के बाद सफ़र शुरू कर देना और तुम उस रास्ते से होकर जाना जो जनूब मशरक़ से होकर ओशान की पहाड़ियों और कालाम के दरे में से गुजरकर दीवार चीन की तरफ जाता है। इस तरह तुम महफूज रहोगे। मूर्ति ने पूछा, दीवार चीन पर से किस तरह गुजरूंगा? जादूगरनी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं। तुम एक ताजिर का भेष बदलकर दीवार चीन की चौकी पर पहरा देने वाले सिपाहियों को धोखा देकर बड़ी आसानी से गुजर सकते हो। किसी को क्या पड़ी है कि तुम पर शक करे? सौदागर कई मुल्कों से आकर चीन में दाखिल होते हैं। ठीक है खाला, मैं आज ही दोपहर को अपना सफ़र शुरू कर दूंगा। उधर मूर्ति चीन के सफ़र की तैयारियां कर रहा था, दूसरी तरफ अंबर, नाग, थांग और मारिया मुल्क चीन की तरफ सफ़र कर रहे थे। वो सारा दिन सफ़र करते रहे। दोपहर को उन्होंने एक जगह छोटी सी पहाड़ी नदी किनारे बैठकर खाना खाया।
घोड़ों को दाना दुनका डाला और ताज़ा दम होकर फिर आगे चल पड़े। चीन की तरफ सफ़र करते हुए उन्हें 6 रोज़ हो गए। अंबरनाग और मारिया ने वो ऊंचा लंबा पहाड़ अबूर कर लिया जिसके पार दीवारें चीन शुरू हो गई थी। दीवारें चीन एक तरफ से चीन की इस ज़माने की सरहद थी, दीवार की दूसरी जानिब मुल्क चीन आबाद था। जैसा कि थांग ने पहले बयान किया कि ये दीवार चीन के बादशाह ने बाहर के हमलावर दुश्मनों से बचने के लिए बनाई थी। उस दीवार की चौड़ाई उतनी थी कि उसके साथ 4 घुड़सवार रथ एक साथ दौड़ सकते थे। कुछ फासले पर सिपाहियों की चौकी थी जहां कम से कम 7-8 सिपाही हर वक्त पहरा देते रहते। हर चौकी का एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता और सिर्फ खास मौका पर खोला जाता। सौदागरों और सरकारी कारिंदों के आने जाने के लिए एक छोटी सी सुरंग हर चौकी पर बनी थी जिसके मुंह पर 4 सिपाही तलवारें और तीर कमान लिए हर वक्त मौजूद थे। एक चौकी से दूसरी चौकी तक दीवार के ऊपर पहरेदारों की गश्त हर वक्त जारी रहते। दूर से दीवारें चीन को देखकर अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हम मंजिल पर पहुंच गए। फिर उन्होंने चीनी लड़की थांग से मशवरा किया कि दीवारें चीन या चीन की सरहद तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता कौन सा है। थांग ने उन्हें बताया कि वो 2 रोज़ के सफ़र के बाद दीवार तक पहुंचेंगे और सबसे मुख्तसर रास्ता यही है जिस पर वो सफ़र कर रहे थे। सारा दिन सफ़र करने के बाद वो एक छोटे से गांव में दाखिल हुए जहां 6-7 घास फूस के बने हुए मकानात थे जिनमें गडरिए और लकड़ारे चीनी रहते थे। चीनी लड़की थांग ने एक चीनी बूढ़े से अपनी ज़बान में बात करके वहाँ एक झोंपड़ी पर रात बसर करने के लिए इजाज़त हासिल कर ली। चीनी बूढ़ा एक लकड़ारा था जो वहाँ अकेला रहता था। उसके बच्चे चीन के दारुल हुकूमत से उसकी बहन के यहाँ गए हुए थे। चीनी लड़की ने खुद ही चावल उबाले और छोटी छोटी मछलियों को भूनकर उनका शोरबा बनाया जिन्हें उन सब ने बड़े शौक से खाया। चीनी बूढ़े ने थांग से पूछा, बेटी तुम एक चीनी लड़की हो, फिर इन लोगों के साथ तुम्हारा सफ़र कैसे हुआ और साथ कैसे हुआ? थांग ने बूढ़े चीनी को अपनी मुसीबत की सारी कहानी बताई और बताया कि अंबर वगैरह ने किस तरह उसकी मदद करके उसे डाकुओं के चुंगल से छुड़ाया और अब सिर्फ उसे माँ बाप के पास पहुँचाने शंघाई तक का दुश्वार गुजार सफ़र कर रहे हैं। बूढ़ा चीनी अंबर और नाक से बड़ा मुतासिर हुआ। शाम को बूढ़ा उनके लिए बाग से सेब और अंगूर तोड़ लाया जो उन्होंने मिलकर खाए और शमों के रोशन होते ही सो गए। मारिया उनसे ज़रा हटकर सोई इसलिए कि कोई उससे टकरा ना जाए। चूँकि वो गायब थी और किसी को नज़र ना आती थी इसलिए वो हमेशा इस किस्म की एहतियात बरतती थी। उनके पीछे पीछे मूर्ति चोर भी सफ़र कर रहा था। उसके रास्ते की अगर सबसे बड़ी रुकावट अगर बन सकती थी तो वो मारिया ही बन सकती थी। जादूगरनी ने उसे हिदायत की थी कि अगर हो सके तो किसी तरह मारिया को काबू में करने की कोशिश करना। अगर तुमने मारिया को काबू कर लिया तो फिर ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मारिया हर वक्त गायब रहती थी, उसे काबू करना बड़ा मुश्किल था। फिर भी मूर्ति ने ठान ली कि वो वक्त आने पर मारिया को अपने कब्जे में कर ही दम लेगा। चीन के शाही हीरों की चोरी कोई मामूली काम नहीं था, वैसे भी एक कीमती मंसूबा था। मूर्ति हीरे चुरा कर अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकता था। इस रास्ते में उसे मारिया बेहद परेशान कर सकती थी। वो नज़रों से गायब होकर मूर्ति और जादूगरनी के सारे मंसूबे पर पानी फेर सकती थी। चुनाचे मूर्ति ने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान पर खेल कर भी मारिया को अपने कब्जे में ज़रूर करेगा। वो उन लोगों के पीछे पीछे सफ़र कर रहा था और उनकी हर एक नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए था। जब उन्होंने चीनी बूढ़े की झोंपड़ी में रात बसर करने का फैसला किया तो वो दूर टीले के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने भी उसी जगह टीले के पास क़याम करने का फैसला किया। वो घोड़े से उतरा, घोड़े को उन्होंने दरख्त के साथ बांधा और घास फूस के आगे डालकर अंबर वगैरह की नकलो हरकत का जायज़ा लेने लगा। वो ये मालूम करना चाहता था कि मारिया किस जगह पर है, लेकिन चूंकि वो गायब थी इसलिए किसी को भी नज़र नहीं आ सकती थी। फिर भी अंबर के बात करने और नाक के इशारों वगैरह से उसने अंदाज़ा लगाया कि मारिया झोंपड़े के अंदर दाखिल हो गई है और बाएं जानिब के कोने में अपना बिस्तर जमाए सो रही है। उसने मारिया के नीचे उतरते उसके घोड़े को भी देख लिया। उसके घोड़े का रंग बादामी और स्याह था। मारिया जब उस पर सवार होती थी तो वो गायब हो जाता था। इस वक्त वो अस्तबल में दूसरे घोड़ों के साथ बंधा हुआ था। चीनी बूढ़े ने भी हैरानी से थांग से पूछा, बेटी तुम तो कुल 3 हो, फिर ये चौथा घोड़ा कहाँ से आ गया? पहले तो थांग ज़रा घबरा गई, फिर जल्दी से बोली, बाबा आपको मुगालता लगा है, हमारे पास 4 ही घोड़े थे। ये घोड़ा हमने सफ़र में किसी वक्त काम आने के लिए फालतू रख छोड़ा है। अच्छा, ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है। चीनी बूढ़ा खामोश और मुतमईन हो गया, लेकिन मूर्ति के दिल में एक ही ख्याल बार बार उठ रहा था कि मारिया को किस तरह काबू किया जाए। जादूगरनी ने उसे जाते वक्त एक सफ़ूफ दिया था। यह जर्द रंग का एक सफ़ूफ था जो नीले रंग की शीशी में था। इस सफ़ूफ की खासियत थी अगर इसे किसी रुमाल या कपड़े के टुकड़े पर लगाकर अगर थोड़ा सा किसी शख्स की नाक पर रख दिया जाए तो वह फ़ौरन बेहोश हो जाता और दोपहर तक बेहोश रहता। मूर्ति ने वो सफ़ूफ और रुमाल जेब में डाला और रात का अंधेरा फैलने का इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ अंबर, नाग, थांग और मारिया चूँकि दिन भर के सफ़र से थके थे इसलिए बहुत जल्द उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। मूर्ति इसी इंतज़ार में था। वो टीले की आड़ में से निकलकर दबे पाँव झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। वो बड़ी एहतियात से ज़मीन के
جھک کر چل رہا تھا۔ رات اندھیری تھی اور آسمان پر چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں جھونپڑی کا دروازہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مورتی چور زمین پر منہ کے بل لیٹ گیا اور اس نے چھپکلی کی طرح دھیرے دھیرے رینگ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جھونپڑی کا دروازہ نہیں تھا، صرف ایک کمبل تھا جو اس کے آگے لٹک رہا تھا۔ مورتی رینگتا رینگتا اس کمبل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالے تھے، مگر اس کا دل کبھی اتنا گھبرایا نہیں تھا جتنا اس کا دل اس وقت گھبرا رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ ایک ایسی چیز پر ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا جو اسے بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اس کا اندازہ صحیح نکلا اور اس کا ہاتھ ٹھیک نشانے پر پڑا ٹھیک، ورنہ اس کی جان کی خیر نہیں۔ منصوبہ اس کا یہ تھا کہ وہ اندازے کے مطابق آگے بڑھ کر بے ہوش کر دینے والا سفوف کا رومال ماریا کی ناک پر رکھ دے گا۔ جب وہ بے ہوش ہو جائے گی تو اسے اٹھا کر لے آئے گا اور اس کی مشکیں کس کر اور منہ کے گرد کپڑا باندھ کر اسے قید کر کے اپنے قبضے میں کرے گا۔ وہ ایک رسی ماریا کے گلے میں باندھ رکھے گا جس کی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ دکھائی دیتی رہے گی۔ منصوبہ بڑا خطرناک تھا اور مورتی کو یقین تھا کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر وہ ایک دفعہ کامیاب ہو گیا تو پھر کوئی مشکل بات نہ تھی کہ وہ ہیروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لے۔ اگر اسے خطرہ تھا تو صرف یہ کہ اگر اس کا ہاتھ صحیح نہ پڑا اور ماریا پرے لیٹی ہو اور وہ کسی اور جگہ رومال زمین سے زور پر دے مارے، ایسی صورت میں ماریا چیخ کر سب کو جگا سکتی تھی، اور پھر امبر اور ناگ سے کوئی مشکل نہ تھا کہ اسے وہیں قتل کر دیتے۔ اس لیے مورتی چور بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جھونپڑی کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ کمبل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور وہ دور پہاڑیوں کے پیچھے چاند کی روشنی ابھرنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی دم میں چاند نکلنے والا تھا۔ وہ چاند کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے یہ سارا کام ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مورتی نے ایک ہاتھ لیٹے لیٹے آگے بڑھا کر جھونپڑی کا پردہ ہٹایا اور جھونپڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کونے میں ایک موم بتی جل رہی تھی جس کی دھیمی دھیمی روشنی میں مورتی نے دیکھا کہ ایک طرف امبر ناگ سو رہے ہیں اور دوسری طرف چینی لڑکی تھانگ سو رہی تھی۔ ان سب نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ مورتی نے دیکھا کہ تھانگ سے ذرا ہٹ کر کوئی شخص سو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی ماریا ہے، کیونکہ جھونپڑے کے اندر چوتھا انسان سوائے ماریا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی منزل اس کے سامنے تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے بڑی احتیاط کے ساتھ ماریا کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ وہ ماریا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قریب آ کر اس نے کان لگا کر سنا۔ کمبل کے اندر منہ چھپائے ماریا خراٹے لے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ مورتی کچھ دیر خاموش فرش پر اوندھا منہ لیٹا رہا، پھر اس نے ایک ہاتھ میں بے ہوشی کے سفوف والا رومال رکھا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے ماریا کے منہ پر سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی کا چہرہ نہیں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں ماریا ہی سو رہی ہے۔ چونکہ وہ غائب تھی اس لیے کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وقت ضائع کرنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ مورتی نے اندازے کے مطابق بے ہوشی کے سفوف والا ہاتھ جلدی سے ماریا کے چہرے پر رکھ دیا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے دبا دیا۔ ماریا اس کے ہاتھوں کے نیچے مچھلی کی طرح تڑپی اور پھر بے جان ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مورتی نے بڑی تیزی کے ساتھ اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور اسی طرح رینگتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا اس کے کندھے پر پڑی تھی اور نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا بڑا عجیب تجربہ ہو رہا تھا۔ ایک عورت کا پورا بوجھ اس کے کندھے پر پڑا ہوا تھا اور وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماریا کو لے کر وہ ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اس زمین پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ ایک مضبوط رسی کی اس کی پیٹھ پر باندھے، اس کے منہ کے گرد کپڑا لپیٹا تاکہ وہ ہوش میں آنے پر شور نہ مچائے، اور ایک رسی اس کی کمر سے باندھ کر اپنی کمر سے باندھی، اور پھر بڑے مزے سے زمین پر لیٹ کر اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہاں پر ٹھہرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ صبح جب امبر اور ناگ کو معلوم ہوگا کہ ماریا وہاں موجود نہیں تو وہ اس کی تلاش میں باہر نکل لگیں اور ارد گرد علاقے کا چپا چپا چھان ماریں گے، اس لیے اسے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اٹھا، اس نے بے ہوش ماریا کو گھوڑے پر ڈالا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر دیوارے چین کی طرف مغربی گھاٹیوں میں سے ہو کر سفر کرنے لگا۔ وہ گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ گھوڑا پہاڑی ڈھلانوں اور چڑھائیوں پر سے ہوتا ہوا ایک خالی میدان میں آ گیا۔ اس میدان میں گزر کر وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی نالے کو عبور کر کے ایک جھیل کے پاس پہنچ گیا۔ جھیل کے ساتھ ساتھ ایک پتھریلی پگڈنڈی پہاڑ کا چکر کاٹ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ مورتی بغیر رکے سفر کرتا رہا اور جب سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلی تو وہ جھیل سے بہت دور نکل چکا تھا اور دیواریں چین اسے بہت قریب دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر ناگ، تھانگ اور امبر بے خبر سو رہے تھے جبکہ ماریا ان کے پاس سے اغوا ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پر کلک کیجیے اور اگلی ویڈیو پر چلے جائیے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ امبر ناگ ماریا سیریز آپ کو کیسی لگی۔ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔